हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को वेलकम है ITI ट्रिकी में। आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको टेक्स्ट बुक के माध्यम से मैं कराने वाला हूँ। टेक्स्ट बुक एक प्लेटफॉर्म है जैसा कि आपको पता ही होगा। ये टेक्स्ट बुक जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैंने अपने हिसाब से चॉइस किए हैं और यह वह क्वेश्चन होंगे आपके जो आपको मेरिट में लाने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूँगा आपको, यह उन लोगों के लिए नहीं है जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्पिटिशन तैयारी। ये उनके लिए है जो 1 या 2 या 3 या 4 नंबर से रह जाते हैं पीछे। ये इनके लिए है, तो कि आपको अभी कुछ समझ में शायद नहीं आए इसीलिए। लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप अगर उसको पढ़ते हैं तो आपको पेट में कोई कमी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? तो वो टेंशन वाली बात नहीं है, आप देखना चाहो तो देख भी सकते हो। फिलहाल मेरा जो कहने का फ़र्ज़ था वो मैंने कहा। अगर आप चाहते हो कि मेरिट में आपका नाम आए तो जैसा कि थंबनेल में लिखा है वही आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो में बने रहना और बढ़िया क्वेश्चन आपको लेकर आया हूँ जो मेरी चॉइस है और जो मैं सिलेक्शन ले चुका हूँ उनसे कई बार सिलेक्शन ले चुका हूँ। अपने मन से जॉब कर रहा हूँ आज। कहाँ कर रहा हूँ वो आपको नहीं बता सकता, ठीक है? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा देख लीजिए क्या है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पाइप को जोड़ने के लिए क्या है? पाइप को जोड़ने के लिए किए जाने वाला उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है, ठीक है? वो कहा जाता है कौन सा है, आप जी समझ सकते हैं। देखिए, पाइप को हम यूनियन की मदद से भी जोड़ सकते हैं और पाइप को हम सॉकेट की माध्यम से जोड़ सकते हैं। अब जो जोड़ क्या है और संक्षिप्त तक क्या है, ये एक हिंदी में ट्रांसलेशन है, इसलिए अब हम इसको करते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट, ठीक है? तो इंग्लिश में कर लिया हमने। इंग्लिश में देख लीजिए अब क्या क्या चीज़ है। क्योंकि हमें पाइप को जोड़ना है, तो कि इनमें ये भी नहीं लिखा है कि पाइप को कैसे जोड़ना है, कौन से पाइप को जोड़ना है। बड़े पाइप को छोटे पाइप से साथ जोड़ना है तो हम क्या प्रयोग कर ले सकते थे? रिड्यूसर प्रयोग कर लेते हैं। क्या करते? रिड्यूसर करते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो रिड्यूसर नहीं होगा, ठीक है? तो रिड्यूसर नहीं हो सकता। जॉइंट कुछ नहीं बोला, जॉइंट कौन सा है पता नहीं। अब इसमें यूनियन भी हो सकता है और सॉकेट भी हो सकता है। अब एक चीज़ और, यह यूनियन स्पेशली इस्तेमाल वहाँ की जाती है जहाँ पर हम पाइपों को हिला ना सकें और उन्हें अलग करना हो। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका है सॉकेट, ठीक है? लेकिन टेक्स्ट बुक के अंदर DMRC का अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर लगाएंगे तो आप देखेंगे इसका जो राइट आंसर दिया है वो हमें क्या दिया है, वो आप देख सकते हैं यूनियन। क्यों दिया है अब इन्हें एक्सप्लेन तो किया है, पर ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल, ठीक है? ये आप डायग्राम देख सकते हो, सारे डायग्राम देख सकते हो। ये हमारा ट्री ब्रांच का है, ये रिड्यूसिंग ट्री ब्रांच है, ये हमारा प्लग है, ये हमारी एलओ है और ये यूनियन है, ठीक है? तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है हमारा, 500 ग्राम के हथौड़े के लिए हथौड़े के हत्थे की लंबाई लगभग कितनी होनी चाहिए? ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, आपको इसको याद होना चाहिए, ठीक है? इसका एक तरीका भी मैं आपको बता दूंगा जिससे आप इसको निकाल सकते हैं। अब वो कैसे तरीका है, पहले आप इसका आंसर बताइए कि 40 मिलीमीटर होगा या 500 मिलीमीटर होगा या 300 मिलीमीटर होगा या 350 मिलीमीटर होगा, ठीक है? वो आप सोचिए। अब मैं इसको तरीका बताता हूँ आपको। इसके लिए आप क्या करें, जितना भी ग्राम दिया है उसमें 500 ग्राम में आप 0.65 से गुणा कर दीजिए। क्या करना है? 0.65 से गुणा करना है। अब चूँकि पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए हैं, तो पचम 25 आया, 2 आया, 5 छक्का 30 हुआ, 2 32 हुआ। अब चूँकि हमें 325 इसका लंबाई होनी चाहिए, लेकिन 350 ज़्यादा हो जाएगा या 300। अब इसका आंसर आप इनमें से कोई चॉइस कर सकते हो कि आपको या 300 मानना है, 300 वाला लेना है, ये 350 वाला लेना है। तो हम इसका आंसर अपने हिसाब से हम इसका आंसर 300 मारना है और 300 इसका आंसर ठीक भी है टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, ये हैमर हमारा, ये एक इंजीनियर का हथौड़ा है, इसे हम हैमर बोलते हैं। जो भी हम काम करने के लिए कौन कौन से काम कर सकते हैं हम इससे, हम कर सकते हैं पंचिंग, हेड को बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, जिसको बोलते हैं रिवेटिंग, ठीक है? तो आपको इतना चीज़ क्लियर हो गई होगी अगर मेरे हिसाब से, ठीक है? आप इसमें देख सकते हो 300 mm इसमें लिखा है, लेकिन वो आपको मैंने जो फार्मूला बताया है आप अप्लाई कहीं पर भी करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, कोई भी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कठोर स्थिति में इस्पात आमतौर पर कुछ कार्यों के लिए उपयोग किए जाने के लिए बहुत भंगुर होता है, इसलिए है क्या है? अब देखिए, इसमें क्वेश्चन कुछ अजीब टाइप का है, इसलिए हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। क्या बोला है इंग्लिश में, स्टील इन इट्स हार्ड एंड कंडीशन इज जनरली टू ब्रिटल टू बी
यूज्ड फॉर क्रिएटिंग फंक्शन देयर फॉर इट इज़। तो हम क्या करें, अब उस हार्डन को कम करना है, यानी कि इसमें ये पुल रहा है। क्वेश्चन लंबा है, इतना लंबा क्वेश्चन है, बच्चा कंफ्यूज हो गया होगा पर है क्या। अब ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, फिर हमारा दिमाग हिल जाता है। अब इसमें क्या है, जो विट्ठल ने पूछा है, अब इसे हिंदी में कर लेते, हिंदी में ना करें, चलो इंग्लिश में ठीक समझ में आएगा। तो स्टील हार्ड है, पर जो हमें जनरली काम में लेना है ब्रिटल हो जाता है हार्डन करने के बाद, ठीक है। अब इसको कम कैसे करना है, तो हम इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। टफनेट नाम का कोई ऑपरेशन है क्या, हीट ट्रीटमेंट नहीं है भाई, कोई नहीं ऑपरेशन है। हार्डनेट होता है तो हार्डन के बाद ही तो आया है, ब्रिटलनेस तो ये भी नहीं होगा। टेम्परिंग, टेम्परिंग भी होता है, लेकिन स्ट्रेटमेंट क्या होता है, ये कोई ऑपरेशन नहीं है। यानी हमारा ये कोई ऑपरेशन नहीं है, सिर्फ ये दो ऑपरेशन है। इनमें से ये तो हमने पहले ही कर रखा है, इसीलिए तो हार्ड हुआ है, वो ब्रिटल हुआ है। तो इसका आंसर जो होगा हमारे हिसाब से क्या होगा, आप जो बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा टेम्परिंग। अब वो कैसे होगा, कैसे होगा वो तो आपको बता ही दिया मैंने। इसका आंसर देखिए, देखिए टेम्परिंग राइट आंसर है ना, ठीक है। तो टेम्परिंग 400 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे की जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और टेम्परिंग का क्या क्या पर्पस है वो भी आप समझ सकते हो। रिलीव इंटरनल स्ट्रेस, अब देखिए एक और चीज़ बता रहा हूँ, रिलीव इंटरनल स्ट्रेस, ये आप चाहे नॉर्मलाइजिंग करो, चाहे आप हार्डनिंग करें या एनिलिंग करें या फिर आप टेम्परिंग करें, तो कोई भी इनमें से अगर ऑपरेशन करते हैं आप, तो इंटरनल स्ट्रेस तो दूर होना ही होना है। बर पर और जो गुड प्रॉपर्टी आती हैं वो सारे अलग अलग आती हैं, अलग अलग ऑपरेशन के हिसाब से, अलग अलग हीट ट्रीटमेंट के हिसाब से, ठीक है। जैसे कि इसमें हमें रेगुलेट करना है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है हार्डनेस और टफनेस को रेगुलेट करना। यानी कि इसमें बैलेंस बनाना है, रेगुलेटर का मतलब क्या होता है, अपने हिसाब से बैलेंस करना है। डिक्रीज ब्रिटलनेस, ये तो एक मेन प्रॉपर्टी है इसकी, इसीलिए टेम्परिंग की जाती है, ताकि हमें ब्रिटलनेस को दूर करना होता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ठीक है। और इंड्यूस शॉक रेजिस्टेंस, ये तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम चीज़र लीजिए या फिर आप ड्रिल बिट लीजिए या कोई कटिंग औजार ले लीजिए, आप हार्ड के बाद हार्डनिंग और टेम्परिंग बोलते हैं, क्योंकि उसमें पहले हार्डनिंग की जाती है, उसके बाद टेम्परिंग की जाती है, ठीक है। तो इसीलिए की जाती है, ताकि टेम्परिंग से क्या होता है, इसमें टफनेस की प्रॉपर्टी आ जाती है, जिससे क्या है वो चोट लगने पर ब्रिटल रूप में मतलब बिखर नहीं जाता, टूटता नहीं, चटकता नहीं, मतलब वो एक लोड को सहन कर सकता है, और उसके अंदर लचीलेपन की प्रॉपर्टी थोड़ी सी आ जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत लंबी है। ये क्वेश्चन जिस दिया है बहुत लंबा दिया है, पर छोटा हो सकता था, लेकिन क्या डिपार्टमेंट छोटा नहीं देता, बच्चों को करता है कंफ्यूज, और उसका यही मकसद हो जाता है सफल। और आप एक नंबर यहाँ से खो देते, एक नंबर आपको नहीं मिलता, आप सोचो अपने मन में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पतली मृदु धातु शीट को काटने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कैंची को कहा जाता है। अब बताइए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नेम है, इसलिए हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इसमें आ जाइए अब, ठीक है। तो सीजर का प्रयोग करते हैं, यूज टू कट इन थीन सॉफ्ट मटेरियल एंड शीट इट्स कॉल्ड। तो कौन सी करेंगे। अब ये देखिए, इसने हार्ड सीयर बोला है, अच्छा हैंड सीयर सॉरी। तो हैंड सीयर हमारा या कैंपास होगा या लीवर से होगा या मैलेट होगा। अब आप देख, यहाँ तो सिर्फ कॉमन सेंस वाली भी बात है, अगर कॉमन सेंस भी आपके पास होगा तो आप इसको आंसर दे सकते हो बिल्कुल आराम से। कंपास होता है आर्क बनाने के लिए, ऐसे करके, ठीक है। आर्क बनाने के लिए कंपास का प्रयोग किया जाता है। अब लीवर्स क्या होते हैं। लीवर्स 3 प्रकार के होते हैं, वो तो आपने पढ़ा ही होगा अगर आप मैथ पढ़ते होंगे तो। मैलेट, अब मैलेट एक हैमर की तरह ही होता है, पर ये सॉफ्ट मेटल होता है, सॉफ्ट बनाया था मैलेट, सॉरी मेटल का नहीं बनाया था, ये एक लकड़ी का बनाया था, उसे मैलेट बोलते हैं। एक होता है सॉफ्ट हैमर जो कि मेटल का बनाया था, पर रबड़ ऐसे टाइप्स के, स्टील के ऊपर क्या होता है, कैप लगा दी जाती है रबड़ टाइप की, ऐसे करके, ठीक है। वो आपको सारे अभी समझ में आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है हमारा वो है फर्स्ट, ठीक है। तो क्लियर होगा आपको। ये देख लीजिए, सीयर एक हमारे पास वेंट सीयर होती है, वेंट सीयर और स्लिप स्ट्रेट सीयर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसको समझ लीजिए बिल्कुल क्लियर करके। दिस रिम हैव कर्व्ड ब्लेड फॉर मेकिंग सर्कुलर कट्स, यहाँ से आपको जो लाइन मिल रही है ना, यही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये क्या करने का काम करती है, सर्कुलर कट मारती है इसकी, क्योंकि इसका जो आपको दिख रहा होगा कर्व में है, तो ये कर्व ही काटती है गोल। कोई गोल हमें डिस्क काटनी है तो इसकी मदद से हम बहुत आसानी से काट सकते हैं, ठीक है।
देखिए आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, बिना लाइक कीजिए ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा, जिग्स किस कार्य हेतु उपलब्ध होते हैं? अब बताइए। यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश में कर लेते हैं। जिग्स आर अवेलेबल फॉर, किसके लिए उपलब्ध होते हैं, किस काम के लिए उपलब्ध होते हैं, इतना सा पूछना चाह रहा है। अगर नहीं समझ में आया तो इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए जिग और फिक्सचर में डिफरेंस। अगर नहीं पता तो आप इसका आंसर शायद गलत देने वाले हैं। अब देखिए कैसे, ग्राइंडिंग, मिलिंग, टर्निंग, ये क्या है बताइए। ग्राइंडिंग, मिलिंग और टर्निंग में जिग का प्रयोग नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों? इसमें होता है फिक्सचर का प्रयोग। इसमें हमें सिर्फ फिक्सचर की मदद से जॉब को सिर्फ क्लेम करना होता है, जो जॉब को क्लेम करता है और गाइड करके एक लोकेशन पर फिट करता है फिक्सचर। पर ड्रिलिंग में हमें जिग का प्रयोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जिग का काम गाइड करने का भी होता है। फिक्सचर के 2 काम होते हैं लेकिन जिग के 3 काम होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ड्रिल और बोरिंग के लिए। अब आप चाहें, डायग्राम तो नहीं दिया है इसमें फ़िलहाल, जो भी है फ़िलहाल आपको समझ सकते हो, मैंने जो भी बोला वो सारा यहीं पे आपको मिल जाएगा। जिग के बारे में लिखा है, होल्ड्स, सपोर्ट्स, लोकेट्स, आल्सो गाइड्स द कटिंग टूल, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको बताने की आवश्यकता है। अगर आप पढ़े रहे होंगे तो आपको पता होगा। मेरा सिर्फ यहाँ पर ज़्यादा समझाने का नहीं है आपको, मेरा मतलब सिर्फ यही है कि आप ऐसे क्वेश्चन पे फोकस करें जो पूछे जाते हैं पर आप उन पर कहीं ना कहीं ध्यान ना देने के कारण आप 1-2 नंबर से पीछे रह जा रहे हैं। तो उनके लिए मैं इतनी क्लास लेकर आऊँगा, वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप कृपया करके ज़रूर देखें। क्लास रेगुलर हो सकता है ना भी मिलें लेकिन मिलेंगी, ठीक है। तो आप ध्यान, मतलब आप नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है वो भी आप क्या, घंटी, हमारी घंटी को भी ऐसे करके प्रेस कर दें भाई, ठीक है। नहीं दबाओगे तो आपको दिक्कत होगी, नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक का उपयोग करके चूड़ी के रूप की जांच की जा सकती है। अब किसका प्रयोग करके रूप की जांच की जा सकती है? अब इसको समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी में तो इसमें तो कुछ सही से समझ में आने वाला नहीं। द फॉर्म ऑफ थ्रेड इज चेक्ड यूजिंग वाई, यूजिंग एन प्रोफाइल मीटर, ऑप्टिकल प्रोफाइल प्रोजेक्टर, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर। फॉर्म का मतलब होता है उसकी आकृति, ठीक है। फॉर्म यानी कि उसकी आकृति। तो प्रोफाइल मीटर नहीं से नहीं हो सकता, ऑप्टिकल प्रोजेक्टर से होगा या नहीं होगा ये तो आपको बात बताता हूँ, माइक्रोमीटर से नहीं हो सकता और वर्नियर कैलिपर से नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्टिकल प्रोजेक्टर, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से आप देखिए, इसमें क्या ऑप्टिकल लाइनें, क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन डाला जाता है, जिससे हमें पता लग जाता है, एक स्क्रीन होती है, स्क्रीन पर इसकी प्रोफाइल बन जाती है। इसमें देखिए लाइट आ रही है, इस तरह से समझ सकते हो, यहाँ पे आ रही है, वर्क पीस पे डल रही है ना, सारा कुछ जैसा भी आपको दिख रहा है यहाँ बिल्कुल ठीक है, सेम वही प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये है ऑप्टिकल प्रोजेक्टर। यहाँ पे हमारा क्या होगा, इमेज बन के आ जाएगी, जिससे आ जाएगी और हमें पता लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पिच गेज का उपयोग निर्धारित करने के लिए किया जाता है। फिर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा वरना हमें दिक्कत होगी। ए स्क्रू पिच गेज यूज टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करने के लिए यूज होती है? ये एक सिंपल क्वेश्चन है पर कंफ्यूजिंग भी है। फ्लैंक पिच ऑफ द थ्रेड, डेप्थ, क्रेस्ट। अब कुछ लोग इसमें क्वेश्चन को कुछ फ्लैंक भी मारने की कोशिश में होंगे, ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो राइट आंसर है हमारा पिच ऑफ द थ्रेड। इसका मेन काम पिच को चेक करना ही होता है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप इस गेज को देखेंगे कैसी होती है, इस पर सारा थ्रेड के बारे में लिखा होता है, आप देख सकते हो यहाँ पर। ये है हमारी पिच गेज, इस पर देखिए थ्रेड, इसके पता है क्या लिखा है, ये रेंज है लिखी है पिच, और ये रेंज आप याद कर लें, इम्पोर्टेंट है, 0.35 से 5 mm तक, ठीक है, 0.35 से 5 mm तक, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए याद कर लें। अगर आप इसरो तैयारी कर रहे हैं, इसरो के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी एग्ज़ाम के लिए एक बार को आप इसे इग्नोर कर सकते हो, पर इसरो के लिए आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है।
आप जैसा कि इसमें दिख रहा है ये सब पिच का साइज़ लिखा है, पिच लिखी है। एक जैसे कि पिच क्या होती है वो तो आपको शायद मुझे लग रहा है पता ही होगा। एक दांत से दूसरे दांत के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। इसमें और भी गेज दी हैं तो उनको भी देख ही लीजिए। ये हमारी फिलर गेज है। इसमें फिलर गेज का मतलब होता है फिल करना, यानी कि दो बिटवीन ऐसे करके दो पार्ट्स हैं, उनके बीच में हमें फिलर को इसको डालना है ऐसे पत्ती को और चेक करना है इनकी मोटाई। एक से काम नहीं चल